Good morning, class. So we have covered the topic of commercial banks from our unit second, money and banking, and now we will move on to the topic central bank. So first of all, what is central bank? The central bank is the apex institution of a country's monetary system. सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम की सबसे अपर मोस्ट बॉडी होती है. सेंट्रल बैंक रेफर्स टू द बैंक इस्टेब्लिश टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन एंड रेगुलेशन ऑफ करेंसी ऑफ अ कंट्री. सेंट्रल बैंक को इस्टेब्लिश किया जाता है क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए. जो क्रेडिट का क्रिएशन होता है वो कमर्शियल बैंक्स करती हैं, जैसे हमने पढ़ा था, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में कितनी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन अगर ना हो. तो इसके लिए वो क्या करती है? वो कैश रिज़र्व रेशियो को डिसाइड करती है, इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है. जैसे अगर मान लो कि आरबीआई चाहती है कि जो क्रेडिट है वो इकोनॉमी में इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कम हो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, तो उस टाइम पे वो कैश रिज़र्व जो वो रखती है अपने पास कमर्शियल बैंक का, उसका रेशियो इंक्रीज़ कर सकती है. ऐसे ही वो इंटरेस्ट रेट को भी वेराई कर सकती है. एंड रेगुलेशन ऑफ करेंसी ऑफ कंट्री, और जो सेंट्रल बैंक होती है वो रेगुलेट करती है करेंसी को एक पर्टिकुलर कंट्री की, यानी कि वो इशू करती है एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी को. इंडिया की सेंट्रल बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है. सेंट्रल बैंक वो बैंक होती है जो पूरी इकोनॉमी को एक पर्टिकुलर कंट्री की कंट्रोल करती है, और उसके पास ये मोनोपोली होती है या फिर उसी के पास सिर्फ ये राइट होता है कि वो करेंसी को इशू कर सकती है, नोट्स इशू कर सकती है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, और इसको रेट किया जाता है अबव ऑल दी अदर बैंक्स ऑफ द कंट्री. मतलब इस जितनी भी बैंक्स हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में, उसमें सबसे ऊपर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को रेट किया जाता है. Now coming to the functions of central bank, first is the issue of currency authority. The central bank has the sole monopoly to issue currency notes. Commercial banks cannot issue currency notes. Currency notes issued by central bank are the legal tender money. सेंट्रल बैंक के पास सिर्फ ये पावर होती है या मोनोपोली होती है कि वही करेंसी नोट्स को इशू कर सकती है एक पर्टिकुलर कंट्री के. कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो करेंसी को इशू नहीं कर सकती हैं. करेंसी नोट्स जो भी सेंट्रल बैंक इशू करती है उसको लीगल टेंडर मनी कहा जाता है. लीगल टेंडर मनी क्या होती है? लीगल टेंडर मनी इज़ वन विच एवरी इंडिविजुअल इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट बाय लॉ फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट्स. लीगल टेंडर मनी वो मनी होती है जो कोई भी इंडिविजुअल जो एक पर्टिकुलर कंट्री में रह रहा है वो एक्सेप्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के एक्सचेंज के लिए. मतलब जिस मनी के यूज़ से हम प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को परचेज़ कर सकते हैं और वो कॉमन मीडियम की तरह यूज़ की जाती है, वो लीगल टेंडर मनी कहलाती है. या फिर हम जिस मनी से अपनी डेब्ट्स का पेमेंट कर सकते हैं, जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है डेब्ट्स के पेमेंट के लिए, वो लीगल टेंडर मनी होती है एक पर्टिकुलर कंट्री की. सेंट्रल बैंक हैज़ इशू डिपार्टमेंट विच इज़ सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ नोट्स. सेंट्रल बैंक के पास एक इशू डिपार्टमेंट होती है जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो करेंसी नोट्स को इशू करती है. लेकिन ये मोनोपोली ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रल बैंक के पास हो किसी कंट्री में, कि सिर्फ सेंट्रल बैंक के ही पास ये अथॉरिटी हो कि वो करेंसी को इशू कर सकती है. कुछ कंट्रीज़ में ये अथॉरिटी पार्शियल होती है. मींस कुछ पावर गवर्नमेंट के पास होती है करेंसी इशू करने की और कुछ सेंट्रल बैंक के पास होती है. जैसे इंडिया में क्या होता है कि जितने भी कॉइन्स होते हैं 1 रुपीज़ के और अदर जितने भी कॉइन्स होते हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है, और जितने भी नोट्स होते हैं वो आरबीआई इशू करती है.
नेक्स्ट इज़ द बैंकर एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक है वो एज अ बैंकर, एज एन एजेंट एंड एज एन एडवाइज़र भी एक्ट करती है गवर्नमेंट के लिए। एज अ बैंकर जो सेंट्रल बैंक है वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, जो एक कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। कमर्शियल बैंक क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है? कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है अपने कस्टमर्स के, उन्हें लोन प्रोवाइड कराती है और उनके बिहाफ पे पेमेंट्स करती है, फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ सेंट्रल बैंक भी प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट को। सेंट्रल बैंक क्या करती है, वो डिपॉजिट्स रिसीव करती है गवर्नमेंट से और उसके जितने भी चेक्स हैं गवर्नमेंट के, जितने भी ड्राफ्ट्स हैं गवर्नमेंट के, उनको कलेक्ट करती है जो गवर्नमेंट के अकाउंट में होते हैं। ये शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट को, ये प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट को कैश, जिससे गवर्नमेंट सैलरीज़ और वेजेस पे कर सकें अपने स्टाफ को। एंड ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसके सारे पेमेंट्स भी करती है, और अगर गवर्नमेंट किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रही है तब उस केस में फॉरेन एक्सचेंज भी प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट को। फॉरेन एक्सचेंज एज आई टोल्ड यू, मतलब इसमें क्या होता है कि एक जो बैंक है वो एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट इज़ एज अ फिस्कल एजेंट। फिस्कल एजेंट में की तरह जो सेंट्रल बैंक है वो फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करती है। इट मैनेजेस पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्ट दैट अ गवर्नमेंट इज़ हैविंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जितनी भी डेप्ट एक गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ले रखी है, वो डोमेस्टिक लैंडर्स से भी ली हुई हो सकती है या फॉरेन लैंडर्स से भी ली हुई हो सकती है। तो वो सारी डेप्ट जो एक गवर्नमेंट के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो सबको वो सारी पब्लिक डेप्ट्स कहलाती हैं, और उस पब्लिक डेप्ट को मैनेज करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक टैक्सेस भी कलेक्ट करता है गवर्नमेंट के, और दूसरे पेमेंट्स का भी कलेक्शन करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में, जैसे कि IMF में, वर्ल्ड बैंक में। तो वहाँ पे वो एक एज एन एजेंट रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को। ओके, द नेक्स्ट इज एज एडवाइजर्स। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। इट गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक मैटर्स सच एज devaluation of currency, trade policy, foreign exchange policy, etc. सेंट्रल बैंक एज एन एडवाइज़र भी एक्ट करता है गवर्नमेंट के लिए। वो उसे जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो बनाती है, उससे रिलेटेड वो उसको एडवाइस प्रोवाइड करता है। जैसे कि ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है या फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, तो उन सब में वो उसको एज एन एडवाइज़र एडवाइस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इज़ द बैंकर्स बैंक। सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर्स बैंक एक्ट करती है 3 वेज़ में। मतलब जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए वो एज अ बैंकर एक्ट करती है या एज अ बैंक एक्ट करती है। ओके, सो एज फर्स्ट इन दिस इज़ एज अ कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। The central bank maintains the cash reserve of the commercial banks. Every commercial bank has to keep a certain % of its cash reserve with the central bank by law. Custodian का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो किसी दूसरे पर्सन के कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी ऐसी चीज़ को कस्टडी में रखता है उसकी सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि इन केस जब उसकी ज़रूरत हो तो वो उस पर्सन को अवेलेबल कराई जा सके। ऐसे ही जो सेंट्रल बैंक है वो कैश रिज़र्व रखती है कमर्शियल बैंक के। हमने पढ़ा था कैश रिज़र्व रेशियो होता है, मतलब एक पार्ट डिपॉजिट का जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखती है, तो सेंट्रल बैंक उस पार्ट को उसके डिपॉजिट्स के कस्टडी में अपनी रख लेती है, ताकि जब भी ऐसे कोई क्राइसिस हो जहाँ पे फाइनेंशियली जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अनस्टेबल हो जाए या फिर उनको फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करनी पड़े, तो उस केस में जो सेंट्रल बैंक है वो उस कैश रिज़र्व
से उनकी हेल्प कर सकती है, उन्हें प्रोवाइड करा सकती है. एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, एज बैंकर टू द बैंक्स, the central bank acts as the lender of the last resort. In other words, in case the commercial banks fail to meet their financial requirements from other sources, they can, as a last resort, approach the central bank for loans and advances. The central bank assists such banks through discounting of approved securities and bills of exchange. एज लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि जब जो जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती हैं, उनका कोई भी ऐसा सोर्स नहीं बचता है जिससे वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, उस टाइम पे वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करती हैं और सेंट्रल बैंक उनको लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड कराता है ताकि वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें. सेंट्रल बैंक क्या करता है, जितने भी उनकी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हैं कमर्शियल बैंक्स की या फिर जितने कमर्शियल बैंक्स के बिल ऑफ एक्सचेंज हैं उनको वो डिस्काउंट कर देता है ताकि उनके पास मनी अवेलेबल हो सके अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए. Third is as clearing agent. Since it is the custodian of cash reserve of commercial banks, the central bank can act as the clearing house for these banks. Since all banks have their accounts with the central bank can easily settle the claims of various banks against each other simply by book entries of transfers from one account to another. This method of settling accounts is called clearing house function of the central bank. क्लियरिंग एजेंट की तरह सेंट्रल बैंक कैसे एक्ट करती है कमर्शियल बैंक्स के लिए. देखो, हमने पढ़ा है कि जो सेंट्रल बैंक है वो एक कस्टोडियन है रिजर्व्स का कमर्शियल बैंक्स के, यानी कि उसके पास एज अ कस्टडी में रिजर्व्स रखे हुए हैं कमर्शियल बैंक के. इसका मतलब हर कमर्शियल बैंक का एक अकाउंट होगा सेंट्रल बैंक के पास. तो जो सेंट्रल बैंक है वो ईज़िली क्या कर सकती है, अगर किसी एक कमर्शियल बैंक का दूसरी कमर्शियल बैंक पे कोई क्लेम है तो उसको वो डायरेक्टली सेटल कर सकती है. एक कमर्शियल बैंक के अकाउंट में से पैसे निकाल कर दूसरी कमर्शियल बैंक के अकाउंट में उसको डाल देती है. तो इस तरीके से वो डायरेक्टली जितने भी उनके क्लेम्स हैं कमर्शियल बैंक्स के एक दूसरे के ऊपर उनको सेटल कर देती है, उनको क्लियर कर देती है और वो एज अ क्लियरिंग एजेंट एक्ट करती है. और ये जो फंक्शन वो परफॉर्म करती है उसको क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहा जाता है ऑफ द सेंट्रल बैंक. एंड द लास्ट फंक्शन इज़ द क्रेडिट कंट्रोल. सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है क्रेडिट क्रिएशन को एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में. जैसे हमने पढ़ा है कि जो कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करती हैं उसको कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है ताकि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट ना हो इकोनॉमी के अंदर. इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, जो हमारी रियल जीडीपी होती है वो हमारी पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जो हमारी टोटल डिमांड है, रियल टोटल डिमांड है, वो हमारी जो हमने मतलब प्रेडिक्ट की थी डिमांड उससे ज़्यादा हो जाती है. मतलब लोग जो भी मतलब सिटीजन्स हैं कंट्री के वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिमांड करने लगते हैं जितने कि एक कंट्री के बिजनेसेस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. मतलब जो लोगों की डिमांड है वो ज़्यादा होती है जितनी सप्लाई उनको दी जा सकती है उससे. तो ऐसे गैप्स ना अगर हो इसके लिए क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट को कंट्रोल करती रहती है. इसके लिए वो बहुत सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स का यूज़ करती है एंड दोज मेजर्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो योर टॉपिक एंड्स हियर. थैंक यू.